नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए यूपी चुनाव से पहले सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सबसे पहले शुरुआत बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने की। अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज हुआ, जिसे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कहा गया। अभी भी यह सम्मेलन जारी है, आज प्रयागराज में हुआ। अब अखिलेश यादव भी बलिया से ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सम्मेलन की शुरुआत करने जा रहे हैं। बाकायदा समाजवादी पार्टी में 5 बड़े ब्राह्मण नेताओं को बुलाकर घंटों बैठकें रविवार को हुई हैं। उधर कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि ब्राह्मण तो उनके हैं। आखिर चुनाव से पहले इतना ब्राह्मण प्रेम उत्तर प्रदेश में क्यों दिख रहा है? जातिगत राजनीति से तौबा तौबा करने वाले दल पर्दे के पीछे जातिगत समीकरण ही बना रहे हैं। इसमें कोई किसी से पीछे नहीं है। 12% वोटर्स की पहरेदारी बढ़ा दी गई है। ब्राह्मण वोटर्स इतनी संख्या में उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर 15 से 20% और ज्यादातर सीटों पर इनका असर है। इसलिए समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या अन्य दल हो, इनके पीछे पड़े हुए हैं। ये सब इसलिए क्योंकि ब्राह्मण सत्ता की चाबी माना जाता है। आंकड़े गवाही देते हैं कि जिसको आशीर्वाद मिल गया वो सत्ता पा गया। लेकिन सवाल यही है कि सत्ता के लिए ब्राह्मणों पर डाले जा रहे सियासी डोरे से 2022 में किसके अरमान पूरे होंगे? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक की जंग अब तेज हो चली है। बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन अभी खत्म भी नहीं हुआ कि समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को लुभाने में जुट गई है। यानी बुआ और भतीजे एक ही रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। 5 ब्राह्मण नेताओं के आसरे अखिलेश यादव यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक के 12% वोटर्स को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव की बाईं तरफ भगवान परशुराम की फोटो के साथ सुल्तानपुर के लंबुआ से विधायक रह चुके संतोष पांडे मौजूद हैं, जिन्होंने अखिलेश को परशुराम की तस्वीर और शंख भेंट किया। संतोष पांडे के बगल में पूर्व मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्र खड़े हैं। वहीं अखिलेश के दाहिने तरफ रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे, उनके बगल में यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे और उनके बगल में बलिया से लोकसभा चुनाव लड़ चुके सनातन पांडे खड़े हैं। अखिलेश यादव ने रविवार को समाजवादी पार्टी के 5 ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें आने वाले समय में बलिया से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत करने की रणनीति तैयार हुई है। साथ ही मौजूदा दौर में कथित ब्राह्मणों के उत्पीड़न का मुद्दा बनाने पर भी सहमति बनी है। तो ब्राह्मण तो स्वयं ही सचेत है, हमेशा एक बुद्धिजीवी है। वो तय कर ले कि उत्तर प्रदेश सच में किसके हाथों में ज्यादा अच्छा है, किसके लिए सुरक्षित है, कौन अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन काबिल है, किसने दुनिया देखी है, कौन इंफ्रास्ट्रक्चर और नौकरी और सड़क को मुद्दा बनाता है, कौन लोग हिंदू मुसलमान को मुद्दा बनाते हैं। उसका निर्णय वो स्वयं कर लेगा। हमने ये निर्णय लिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश साफ हुआ है कि भाई आप लोगों के बीच जाइए, पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों से मिलिए और लोगों को समझाइए कि समाजवादी पार्टी से जुड़े, समाजवादी पार्टी की नीतियों में विश्वास रखें। बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन जारी है, जिसे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन नाम दिया गया है। आज प्रयागराज में हुए सम्मेलन में सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों की हत्या, उन पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और ब्राह्मणों को एक होने की बात कही। हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। हम ये नहीं करते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि दलित और ब्राह्मण ये 2 दिख जाएं तो इनको किनारे कर दो, मार दो। हम तो सबको लेके चल रहे हैं। दलितों के साथ तो भाईचारा ही बनाया हमने, अति पिछड़ों के साथ भाईचारा बनाया, सर्व समाज के साथ भाईचारा बनाया। ब्राह्मण समाज ने ये उत्तर प्रदेश में दिखा दिया करके एक बार, और दोबारा तो उससे कहीं ज्यादा ताकत से दिखाने जा रहा है। उधर ब्राह्मणों पर लगातार डाले जा रहे सियासी डोरे पर बीजेपी बेफिक्र है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जब सपा बसपा की सरकार थी तब इन्होंने ब्राह्मणों के साथ क्या कर दिया। मैं यही कहना चाहता हूं बहन मायावती जी से, अखिलेश यादव जी से
राहुल गांधी जी से कि ब्राह्मणों के लिए आप लोगों ने क्या किया। जब आप लोगों की सरकार थी, 70 साल थी, आप लोगों ने ब्राह्मणों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी, ब्राह्मण बच्चों के लिए क्या किया। ऐसा नहीं है कि बात सिर्फ ब्राह्मण वोट बैंक पर ही खत्म हो जाती है। कांग्रेस तो ब्राह्मणों को अपना घर का पहले से ही मानकर चल रही है और कांग्रेस ने हाल ही में प्रजापति समाज का सम्मेलन भी किया है और सपा के ब्राह्मण सम्मेलन पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने भी बुंदेलखंड में इंदिरा गांधी जी ने अपने कैबिनेट में रखा था प्रजापति समाज को। उस जमाने में याद कर लीजिए, इतिहास निकाल के देख लीजिए। 2007 के सोशल इंजीनियरिंग की बदौलत मायावती ब्राह्मणों का वोट बैंक पाकर सत्ता पर काबिज हुई थी और आंकड़े भी गवाही देते हैं कि जिस दल को ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल जाता है उसकी नैया पार हो ही जाती है। तो सवाल यही है कि चुनाव आते ही ब्राह्मणों का बाहें फैलाकर जो स्वागत हो रहा है उसका फायदा 2022 में किसे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल यही है कि आशीर्वाद किसे मिलने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ब्राह्मणों को जो अब एकता उनके अंदर लाने की कवायदें हो रही हैं, ब्राह्मणों को अपने दल से जोड़ने की जो कवायदें हो रही हैं, उसको लेकर भी चर्चा जरूरी है। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आलोक अवस्थी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णकांत पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज पांडे, पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। सत्येंद्र दुबे, अध्यक्ष हैं आप राष्ट्रीय हिंदू संगठन के, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। और सबसे पहला सवाल आलोक अवस्थी जी आपसे, इतनी कवायदें हो रही हैं, बीएसपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, अयोध्या से शुरुआत हुई, आज प्रयागराज में हुआ, समाजवादी पार्टी भी बलिया से सम्मेलन का आयोजन करने जाती है। कांग्रेस कह रही है कि ब्राह्मण तो हमारे घर के हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे, अब वापस लौट कर आएंगे क्योंकि हमने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का कल्याण किया। बीजेपी इनसे दूर है या बीजेपी की रणनीति दिखाई नहीं दे रही है, पर्दे के पीछे से कुछ और है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिवादी की राजनीति नहीं करती, सबका साथ सबका विकास की अवधारणा लेकर सभी समाज को लेकर के चलती। लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में जिस तरह से नूरा कुश्ती हो रही है, समाजवादी पार्टी से मेरा खाली एक प्रश्न है, आप सत्ता में थे, 5 साल मुख्यमंत्री थे, इस प्रश्न को आप बचा कर रखिएगा। सवाल तो है, क्योंकि ऑनर है, तो समाजवादी पार्टी से एक सवाल ये रहेगा कि आपने सत्ता में रहते हुए बनारस के अंदर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, जो कि शंकराचार्य जी के उत्तराधिकारी हैं, उनको लाठियों से रात के अंधेरे में पीटा। ब्राह्मण कुल के थे, शंकराचार्य जी के पदवी में बैठेंगे, छोटे छोटे बच्चे, ब्राह्मण बच्चों को पीटा गया था एक जो है बनारस के अंदर। अयोध्या में हमारे जो ब्राह्मणों के और बाकी सब धर्मों के हमारे आराध्य भगवान श्री राम हैं, आज तक वहां पर कोई भी मत्था टेकने क्यों नहीं गया? अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, मैं बहन कुमारी मायावती से पूछना चाहता हूं कि आप वोट के लिए तो सारे आप जतन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे आराध्य हैं, जिनको हम पूजते आ रहे हैं सनातन धर्म से जब से शुरुआत हुई है, उनकी आपने किस तरीके से जो है अवहेलना करी है, ये कृपया बता दें। तो आज चूंकि आलोक अवस्थी जी, ये सारी बातों का जवाब तो मिल जाएगा, लेकिन आपसे मतलब बीजेपी पर आरोप ये लग रहे हैं कि आपके शासनकाल में ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है, एनकाउंटर हुए हैं, ब्राह्मणों की हत्या की गई है, इसलिए ब्राह्मण आपसे नाराज हैं, ये कहे जा रहे हैं मंच से विपक्ष के नेताओं के द्वारा। देखिए, ये एक तरीके का भ्रम है। जब आपका नेतृत्व फेल हो जाता है दूसरी पार्टियों का, क्योंकि वो विकास से मुकाबला नहीं कर सकते, सरकार के किए हुए कामों से मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो अंग्रेजों का पुराना शासन था कि पहले तो हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, और जब हिंदू मुसलमान ना लड़े तो हिंदुओं में जातियों में बांट दो समाज को। तो ये प्रक्रिया जो है इन लोगों ने शुरू करी है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने खिलाफत करी है, लेकिन किसकी करी है? अपराधियों की करी है। हमने अपराधियों को जड़ से समूल नाश करने का पूरा प्रयत्न किया है। जिस तरीके से उन लोगों ने अरबों रुपए उन अपराधियों में ब्राह्मण जाति नहीं देखी किया था। अरे अपराधी होता है, उसमें कोई भी जाति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे। हमने दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करी है, क्योंकि हम जिन्होंने दंगा करने का प्रयास किया
उनकी जो संपत्ति को कुर्क करके संपत्ति की वसूली हमने करवाई ठीक है, नहीं ये सब तो दिख रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि फिर इतना सब कुछ काम होने के बावजूद आप पर आरोप ब्राह्मणों के अवहेलना के क्यों लगते हैं, इस पर मैं आऊंगा लौट के। अवस्थी जी, कृष्णकांत पांडे जी, सवाल आपसे। आप तो 2 कदम आगे हैं, कांग्रेस तो प्रजापति सम्मेलन कर रही है, अभी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तो ब्राह्मण सम्मेलन तक सीमित है। ये ब्राह्मणों को लेकर आप में अति आत्मविश्वास है कि आपके खाते में ब्राह्मण है, या आपको लगता है कि ब्राह्मण आपके खाते में आएंगे नहीं? जरा आवाज सही कराइएगा, बहुत स्पष्ट आपकी आवाज आ रही है। कृष्णकांत पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहली बात तो ये नहीं, अभी नहीं, आवाज आपकी आ रही है, बहुत फंस के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही, जरा ठीक कराइएगा, वैसे मैं जवाब दे रहा हूं। ठीक है। सबसे पहले तो हम जातिवादी विचारधारा में विश्वास नहीं करते हैं। नंबर 1 से हम यहां शुरू करते हैं। हमने दलित में सबसे बड़ा नाम इस देश में आता है अंबेडकर का, दूसरे नंबर पे जगजीवन राम जी, और तीसरे सबसे बड़े दलित नेता हुए के विक्रम राव जी, बहुत बड़े पत्रकार रहे, इनको सब पता होगा, आपको भी पता होगा, बीपी मौर्य जी। तीनों को राजनीति के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम केवल कांग्रेस ने किया। दूसरी चीज, जगजीवन राम जी जब दलित को किस निगाह से लोग देखते थे, उस समय अंतरिम सरकार जो नेहरू जी के नेतृत्व में बनी थी 1937 से लेके और 1977 तक, हम लगातार, आलोक अवस्थी हंस रहे हैं, उसका कारण है कि उस समय यह लोग जी कहीं से पेंशन ले रहे थे, ये लोग पेंशन जीवी तब हुआ करते थे। जिस समय जगजीवन राम जी को 1937 नहीं बोल पाए, उस पर 37 से लेके 77 तक हमने, नहीं आप अम्बेडकर जी के आपके भी समझ में नहीं आ रहा है। 1937 आलोक के समझ में नहीं, अंतरिम सरकार 1937 में बनी थी। अरे सुनो यार आलोक, आप अम्बेडकर जी कृष्णकांत पांडे जी नहीं था, आप भी थोड़ा सा अपना सही कर लीजिए। आप ये बताइए, 37 से लेके 77 तक जगजीवन राम जी को हमने मंत्री बना के रखा था। यह है कांग्रेस की उपलब्धि। और मैं तो आपने जगजीवन राम जी को अगर मंत्री बनाकर रखा कृष्णकांत पांडे जी, तो वो काबिल होंगे तभी तो मंत्री बनाकर रखा, या उनकी जाति दलित थी इसलिए आपने उनको मंत्री बना दिया? 7 दिसंबर आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी बात सुन लीजिए। 7 दिसंबर 1989 के बाद क्या इस प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुआ? अब ब्राह्मण पे आ जाता हूं, अगर आप ब्राह्मण पे डिबेट कर रहे हैं अच्छी बात है, तो मैं उसमें भी आता हूं। 7 दिसंबर 1989 के बाद कोई ब्राह्मण इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ? 32 साल हो गए। कांग्रेस के शासन काल में 1947 से 1989 तक 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुए थे, 8 बार 6 ब्राह्मण। और आलोक पांडे जी, चूंकि आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, इसलिए मैं आपको इंटर करके सवाल नहीं पूछ पा रहा हूं। अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है पांडे जी, पहले तो ये बताइए। आजमगढ़ में, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं, कलराज मिश्रा सारे लड्डू खरीद के आजमगढ़ जिले का बंटवा रहे थे, मुख्यमंत्री हो रहे थे। ठीक है, हाँ करिए। और मुख्यमंत्री हो गए राजनाथ सिंह। क्या भारतीय जनता पार्टी घोषणा करेगी कि 2022 के चुनाव में जोगी नहीं ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा? अच्छा, आप घोषणा करेंगे? करे घोषणा जोगी के खिलाफ। कृष्णकांत पांडे जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है जी? सवाल ये है कि वो जो घोषणा करेंगे, सत्येंद्र दुबे जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, एक 10 सेकंड में इस सवाल का जवाब दीजिए, बाकी मेहमानों के पास जाना है मुझे। सवाल यही है कि आप तो प्रजापति सम्मेलन कर रहे हैं, आप इधर कह रहे हैं कि आप जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, तो प्रजापति समाज का सम्मेलन कर रहे हैं और दावा ठोककर आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में यहां से मंत्री थे। ये बात सही भी है, तो आज जात पात की राजनीति क्यों नहीं कर रहे हो? आप तो कह रहे हो, आपका काम दिख रहा है जात पात की राजनीति वाला। हम जात की राजनीति नहीं करते, हम जात की राजनीति नहीं करते। भारत के संविधान में पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सबर, सामान्य और SC ST की व्यवस्था है। इसके लिहाज से हम पिछड़ा सम्मेलन करेंगे, अति पिछड़ा करेंगे, SC ST करेंगे, लेकिन हम जातिवादी सम्मेलन नहीं करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज जब हमारे संविधान में गुलगुले से परहेज करेंगे, आरक्षण है, उसी के आधार लौटेंगे पांडे जी, लौटेंगे। मैं लौट रहा हूं आपके पास, ब्रेक पर जाना है मुझे, उससे पहले दोनों लोगों के और कमेंट हो जाए। सत्येंद्र दुबे जी, ब्राह्मण किस तरफ जा रहा है? ये सारे सम्मेलन हो रहे हैं ब्राह्मणों को लुभाने के लिए, मनाने के लिए, ब्राह्मण क्या सोच रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जो लोग टोपी लगा करके त्योहार मनाया करते थे, आज वो उनको ब्राह्मणों की अचानक याद कैसे आ गई और कैसे आज ब्राह्मण हितों का अचानक चुनाव के कुछ महीने पहले आज सभी दलों को ब्राह्मणों की याद आ गई। बहुजन समाजवादी पार्टी उधर से अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन स्टार्ट कर रही है, इधर समाजवादी पार्टी परशुराम की ठीक है, सत्येंद्र जी लौटेंगे। सभी को याद क्यों आई है? के विक्रम राव जी, क्या ब्राह्मण इतना बड़ा की पॉइंट हो गया है उत्तर प्रदेश की सियासत में? के विक्रम राव जी, ब्राह्मण इतना की पॉइंट हो गया उत्तर प्रदेश की सियासत में कि इसके बिना सरकार नहीं बन सकती, इसलिए सारी कवायदें? सवाल रिपीट कीजिए, बीच में आवाज कट गई। क्या ब्राह्मण इतना की पॉइंट हो गया है उत्तर प्रदेश की सियासत में, महत्वपूर्ण हो गया है कि इसके बिना सरकार नहीं बन सकती, इसलिए सारी कवायदें देखने को मिल रही हैं? विवेक भाई, पहले तो मैं अपना विरोध व्यक्त कर दूं। ब्राह्मण न तो कोई पदार्थ है, न वस्तु है, न कोई फरोख्त खरीद की चीज है। एक मानव है, बौद्धिक है, सदियों का इतिहास रहा है, युगों का इतिहास रहा है। इस ढंग से फुहरपन की बात करना ब्राह्मणों के बारे में उचित नहीं है। त्रिभुज था भारत में जवाहरलाल नेहरू का, ब्राह्मण, दलित और मुसलमान, और वही इंदिरा गांधी भी करती रही, लेकिन ब्राह्मण का वर्चस्व रहा इस देश में। अब लोग जो बहुजन समाज पार्टी, पांडे जी का मैं आभारी हूं, उन्होंने जिक्र किया है, थोड़ा गौर कर ले उनकी बातों पर। अब जो तिलक पर जूता मारने वाले आज अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन करें तो उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी क्या? राम मंदिर मस्जिद के बजाय वहां संडास बनाया जाए अयोध्या में, ये रिकॉर्ड कहा है काशीराम ने। तो ब्राह्मण खाली सम्मेलन से वोट देगा उनको? इतनी जल्दी लोग भूलते नहीं है इतिहास की घटनाओं को। इतिहास तथ्य है। और फिर बहुत बढ़िया बात है, अब प्रहलाद मिश्रा मैं खुद जानता हूँ, उनका तय हो गया था मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों भारतीय जनता पार्टी ने लगड़ी लेगा जो ठाकुर को ले आए, तो वो भी ब्राह्मण याद रखेगा। इस प्रकार अब घटनाओं को देखते हो, समाजवादी पार्टी वो तो हमेशा ब्राह्मणों के विरोध में रही, वो तो बुनियादी तौर पर हीरों की पार्टी कहते, और बची तो मुसलमानों की पार्टी हो गई। तो ये लोग क्यों अपने हाल ही के इतिहास के तथ्यों को छुपा रहे हैं और सोचते हैं कि पब्लिक मेमोरी इज वेरी वीक, सार्वजनिक याददाश्त बहुत कमजोर है, सोचे सब लोग। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है राव साहब, आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात को वो पूरा करेंगे, हमें ब्रेक पर जाना होगा राव साहब। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि पुरानी बातों को बुलाकर अगर सम्मेलन के जरिए उन सारे अनुभवों को दरकिनार करते हुए ब्राह्मणों को लुभाने की साजिश या कोशिश हो रही है, जिस भी शब्दों में तुलना की जाए, लेकिन ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, वो समझता है, बौद्धिक वर्ग से आता है, और चुनाव में किस तरफ करवट लेगा अलग बात है, लेकिन उससे पहले उसको मनाने की जो कोशिशें हैं, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रही है। इस पर चर्चा करेंगे, छोटे सा ब्रेक होगा, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं ब्राह्मण वोट बैंक पर। बीएसपी के बाद अब समाजवादी पार्टी भी सम्मेलन करने जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि चुनाव से पहले ब्राह्मणों की ये याद क्या बताता है, इसके मायने क्या है, चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। और अब हमारे साथ मनोज पांडे, पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी की सरकार में रहे, जुड़ गए हैं, विधायक भी हैं वर्तमान में। मनोज पांडे जी, चुनाव आ गए तो याद आ गई ब्राह्मणों की? जी नमस्कार। ऐसा कहा जा रहा है, और आपकी सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए थे, ये भी दावा किया जा रहा है। ये तो आप बसपा और भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछिए कि 4.5 साल ये लोग सोते रहे और ब्राह्मण मारा जाता रहा। 1249 ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई। परशुराम जयंती जो समाजवादी पार्टी की देन थी, और अवकाश घोषित किया था हमारी पार्टी के नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने, ये आए सरकार में तो इन्होंने अवकाश को निरस्त कर दिया। इनसे पूछिए उत्तर प्रदेश के 22,629 संस्कृत के शिक्षक जो 100% सब ब्राह्मण थे, 40 साल तक उन शिक्षकों को किसी ने शुद्ध नहीं लिया। उनको अगर अनुदानित करने का काम किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। मंगल पांडे की मूर्ति लगाने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। और अगर आप देखें श्रवण यात्रा की शुरुआत अगर किसी ने की, इतनी बड़ी धार्मिक यात्रा की, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव ने किया। और जहां तक सुध लेने की बात है तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि 2019 से 20 लगातार 56 सम्मेलन हमने अकेले उत्तर प्रदेश में किए थे।
कोई नई चीज हम नहीं करने जा रहे हैं। ब्राह्मणों का और समाजवादी पार्टी का चोली और दामन का रिश्ता रहा है। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र, छोटे लोहिया और चाहे ब्रजभूषण तिवारी जी रहे हो, चाहे कामेश्वर उपाध्याय रहे हो, और चाहे 2003 की सरकार आप रही जो हो, कर रहे हो यही तो बीएसपी कर रही है जी। आप अलग क्या कर रहे हो? बीएसपी सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, वो भी सम्मेलन कर रही है और आपसे पहले से कर रही है, और वो बता दें कि आप नौटंकी कर रहे हो। बीएसपी के नेता महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का ये बयान है। अगर मैं एक सवाल कर लूं बीएसपी के नेताओं से, शायद कोई जवाब नहीं होगा। जो लोग आज उस बहन और बेटी खुशी दुबे का केस लड़ने की बात कर रहे हैं, 1.5 साल से जब वो हॉस्पिटल से लेकर जेल तक में यातनाएं झेल रही थी, खून की उल्टियां हो रही थी, तब मनोज पांडे उस लड़ाई को लड़ रहे थे। तब बसपा के नेताओं को याद नहीं आई। और अगर हम पूछें कि जब ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही थी, इंद्रमणि तिवारी की हत्या हो गई, सीतापुर में शशिकांत तिवारी की हत्या हो गई, और मैं धरने में बैठा और गिरफ्तारी हुई, हमारी कानपुर में भी हमारी गिरफ्तारी हुई। अच्छा, एक बात बताइए मनोज पांडे जी, एक सवाल और उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। आप ये बार बार जो कोट कर रहे हो ना कि 1000 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो गई है, किस जाति और धर्म की हत्या नहीं हुई है ये बताइए। आप लोग हत्या होने में, घटना होने में, अपराध में ये जाति का एंगल कहां से ढूंढ कर लाते हैं? जी आपकी आवाज कट रही है मनोज पांडे जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आ रही है। सवाल यही है कि अपराध में आप जाति ढूंढते हो, घटनाओं में आप जाति ढूंढते हो, और उसके बाद कहते हो कि हम सबसे ज्यादा हिमायती हैं। क्योंकि 2013 में सतीश चंद्र मिश्रा ने ये आरोप लगाए थे कि इटावा में ब्राह्मण परिवार के साथ क्या हुआ पूरे देश ने देखा, मुंह काला तक किया गया था। तब बोलती बंद हो गई थी, तब क्यों नहीं समाजवादी पार्टियों को ब्राह्मणों की याद आई? मिश्रा जी को याद करना चाहिए कि रीता उपाध्याय, मिश्रा जी को याद करना चाहिए कामनी तिवारी, थाने में बलात्कार हो गया इनकी सरकार में और एक बेटी मर गई। ये सवाल तो इनसे पूछना चाहिए कि बसपा की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, मैं नहीं कह रहा हूं। आज जो पार्लियामेंट में होम विभाग ने जो पटल पर रिपोर्ट रखी है, उसमें आज भी वर्तमान सरकार में छिनौती, बाल अपराध, महिलाओं के साथ अपराध में उत्तर प्रदेश अव्वल आया है। और जहां तक बसपा की सरकार का सवाल था, इसी सीतापुर में एक बेटी के साथ थाने में बलात्कार होकर, तो आप ये दावे के साथ कह सकते हो कि आपके 5 साल की सरकार में किसी ब्राह्मण के साथ अत्याचार या अन्याय नहीं हुआ? कहीं अन्याय हुआ है, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी रही है, मनोज पांडे उसके साथ खड़े रहे। अन्याय करने वाले के साथ या अन्याय जिसके साथ हुआ उसके साथ? पीड़ित के साथ हम लोग खड़े होते हैं। आलोक अवस्थी जी जवाब दीजिए, विरुद्ध, क्योंकि अगर 1000 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई है जैसा कि आंकड़ा बता रहे हैं पांडे जी, सत्येंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास, आपके साथ संपर्क अभी बार बार टूट रहा है। सत्येंद्र जी लौटूंगा, आलोक अवस्थी जवाब दीजिए। देखिए पांडे जी जो है जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कौन बोल रहे हैं बीच में, जरा चुप करा दीजिए। दुबे जी रुक जाइए, ऐसे नहीं, मुझे बात करने दीजिए, ये आवाज कम कर दीजिए दुबे जी, बोलिए आलोक जी बोलिए। देखिए मनोज पांडे जी अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं, ठीक है, पांडे जी ब्राह्मण है, मैं मानता हूँ, ब्राह्मण मैं भी हूँ, कृष्णकांत पांडे जी ब्राह्मण बैठे हैं, लेकिन जातिवाद में आज बांट करके देखने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जिसमें सरकार आई थी अखिलेश यादव जी को सभी धर्मों के लोगों ने वोट दिया, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दूंगा तो आप उससे समझ जाएंगे कि सरकार ने क्या किया था। 5 भर्ती बोर्डों को माननीय उच्च न्यायालय ने भंग किया था, क्योंकि एक जाति विशेष के लोगों की खाली भर्ती करी गई थी। अनिल यादव इनके जो थे चेयरमैन थे उस भर्ती बोर्ड के, आदरणीय उच्च न्यायालय ने अनिल यादव के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी थी और उन्होंने साफ साफ कहा कि एक जात विशेष के लोगों को, एक क्षेत्र विशेष के लोगों को और आपराधिक कृत्य करते हुए जो भ्रष्टाचार करके जो भर्तियां दी गई हैं, उसमें कहीं भी दूसरे नहीं थे, सिर्फ एक बिरादरी के लोग थे, एक कुनबे के लोग थे। मनोज पांडे जी से पूछना चाहता हूं कि जब नौकरी आप दे रहे थे तो खाली एक कुनबे को क्यों दे रहे थे? दूसरी बात मनोज पांडे जी से पूछना चाहता हूं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को आप लोगों ने लाठियों से पीटा था बनारस के अंदर, सरकार आपकी थी, आपने अभी मुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य जी की पदवी लेंगे, लाठियों से पीटा था आपने बनारस के अंदर, गदौलिया चौराहे पर, छात्र के अंधेरे में।
छोटे छोटे बच्चे थे उनको मारा आप लोगों ने। अयोध्या में हमारे भगवान श्री राम वहां पर आपने गोली चला के भक्तों को मारा। आज तक अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव अयोध्या दर्शन करने क्यों नहीं गए? और मेरा दूसरा सवाल यह है, अभी आप पंचायत चुनाव बलिया के अंदर जीते हैं, बलिया में एक मंत्री हमारे तिवारी जी हैं, उनकी वो ब्राह्मण है, माँ बहन की गालियां उनको सरेआम इनके लोगों ने दी है समाजवादी पार्टी के। एक तरफ जो है ये कहते हैं कि हम जो है मूर्तियां लगवा रहे हैं, दूसरी तरफ ब्राह्मणों का कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं होगा, कोई अपमानित करते हैं। गालियां जिसने दी उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? सरकार तो आपकी है ना, निश्चित रूप क्या ब्राह्मण गाली अपना काम सुनने के लिए थोड़ा बैठा है? देखिए नैतिक जिम्मेदारी क्या है इनकी? क्या अखिलेश यादव ने उस घटना की निंदा करी? ठीक है, मनोज पांडे जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद मैं के विक्रम राव जी के पास जाऊंगा, उसके बाद कृष्णकांत पांडे जी। सत्येंद्र जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं जिसको आपने चैनलों से चलाया है। प्रयागराज में ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों की एक साथ हत्या हो गई, आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। झांसी में 5 लोगों की अभी गुप्तेश्वरानंद जी को क्यों मारा गया? पांडे जी वो तो साधु थे, ब्राह्मण कुल से आते थे, इंद्रमणि तिवारी कानपुर, इंद्रमणि तिवारी महोबा में आज भी उसका जो आरोप है, सरकार के आंकड़े गिना रहे हैं, वो आपकी सरकार के आंकड़े गिना रहे हैं। और इसी में आप जो वोट बैंक की बात करते हो ये यही खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि विक्रम राव जी, सवाल मेरा आपसे जिसके 72 ब्राह्मणों ने तो सबको मौका दिया उत्तर प्रदेश में, कोई भी दल ऐसा नहीं है, चाहे वो बीएसपी हो, एसपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबको मौका दिया, लेकिन ब्राह्मणों को मिला क्या? लेकिन ब्राह्मणों को छल के अलावा कुछ नहीं मिला। विवेक भाई, मैं इसी सवाल के जवाब लूंगा, लेकिन के विक्रम राव जी इसका जवाब दे रहे हैं। के विक्रम जी, वास्तविकता से अवगत हो जाए हम लोग। इतिहास में यूपी का इतिहास गवाह है, आजादी के बाद से अधिक कुर्बानी ब्राह्मणों ने की। जेल बोलोगे अंग्रेजों के खिलाफ, जुल्म लोगों ने सहा, क्या इसी बुराई क्या है? और दलित बिल जब एक्ट हुआ था 2017-7 में, क्या हुआ था? पूर्वी उत्तर प्रदेश में चमार शब्द इस्तेमाल करने पे जेल में ठोक देते थे। चमार शब्द चमकार। एक क्रिकेटर कह रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, अब बवाल हो गया कल परसों से उसके पीछे, सुरेश रैना के पीछे कश्मीरी ब्राह्मण है। अरे भाई, उस पर जुल्म हुआ उसकी पूरी जाति पर, और ये देश खामोश था। शर्म है हिंदुस्तान पर कि कश्मीरी ब्राह्मणों के बारे में कोई बोला नहीं है सब लोग। तो आज अगर उत्तर प्रदेश में ये हालत हो रही है तो लोग गौर करना चाहिए कि ब्राह्मण वोटर नहीं, ब्राह्मण इंसान है। आप लोगों को भी जो दिग्गज राजनेता लोग बैठे यहाँ, कृपा करके साधु की जात नहीं पूछते, वोटर अपराधी की जात मत पूछिए। अपराधी होता है, अब उसको भी आप जाति से करके माफ कर देंगे। इंडियन पिनल कोड देखिए, जाति मत देखिए। लेकिन के विक्रम राव जी, सवाल यही है कि ब्राह्मण गाली सबसे ज्यादा खाता है, सबसे ज्यादा गाली ब्राह्मण खाता है, और सबसे कम प्रतिनिधित्व ब्राह्मण को मिलता है। मौका जरूर मिलता है, ब्राह्मण सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो बट जाता है, या कहा जाए कि उसको ऐसे बांट दिया जाता है कि उसको अपनी शक्ति का एहसास होते हुए भी उसका पालन नहीं हो पाता, ताकत नहीं दिखा पाता। राव साहब रिपीट कीजिए। राव साहब, सवाल यही है कि ब्राह्मणों को लेकर होना क्या चाहिए? क्या ब्राह्मणों की मांग इस पर कोई बात करेगा? नहीं, कमजोरी है ना, यूपी में 9-10% है। लेकिन एक चीज विवेक भाई, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, बार बार कह चुका हूँ, ब्राह्मण के वोट नहीं होते हैं, ब्राह्मण माहौल बनाता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, वही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। सत्येंद्र दुबे जी, अब आपकी बारी है, बोलिए, क्या ब्राह्मण वोट बैंक ही बनकर रह जाएगा या उससे बहुत उम्मीद है? आज की राजनीति और आज जिस प्रकार से वो पार्टियां, जो पार्टियों का 4 साल से ब्राह्मण के अस्तित्व के साथ, ब्राह्मण के स्वाभिमान के साथ किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं था, आज उन लोगों को अचानक ब्राह्मण क्यों याद आया? प्रश्न ये उठता है। पूरा प्रदेश का ब्राह्मण ये सुनना चाहता है। चुनाव के लिए याद आया दुबे जी, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, चुनाव के लिए याद आया, चुनाव है नजदीक। वो तो स्पष्ट रूप से ये है कि चुनाव के लिए आया, और समाजवादी पार्टी के लोग और अखिलेश यादव और परशुराम जी की मूर्ति लिए घूम रहे हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार थी, अत्यंत ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ पूरे प्रदेश के अंदर, काशी के अंदर संतों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। जी वो तो ठीक है, लेकिन एक बात तो बताइए,
आज अगर ब्राह्मण सम्मेलन का इतना ज्यादा बढ़ावा हो रहा है, वो इसलिए तो हो रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज है। क्या ब्राह्मण नाराज है? सत्येंद्र दुबे, सवाल सुनिए मेरा। सत्येंद्र दुबे जी, ब्राह्मण नाराज है क्या? साथ ही आज जो है लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही है, चाहे प्रयागराज में यूसुफपुर ले लीजिए, चाहे उन्नो भी आज तक खुदी दुबे जो नाबालिग है आज भी ब्राह्मण होने का दम से झेल रही है। आज इन लोगों को खुदी दुबे की क्यों याद आई? अभी इतने जोर से क्यों याद नहीं आ रही थी? मैं इन सभी से पूछना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये बात बताइए, जो याद देर से कर रहा वो ठीक है और जिसने याद नहीं किया वो ठीक है? बिल्कुल, तो जवाब इनको जनता देगी, ब्राह्मण देगा इनको जवाब, जिस प्रकार के आशीर्वाद की उम्मीद से। ठीक है, कृष्णकांत पांडे जी, सवाल मेरा आपसे है। देखिए, आप लगातार ये कहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि 89 तक हमने 6 मुख्यमंत्री दिए, उसके बाद कोई मुख्यमंत्री पंडित नहीं बना, ब्राह्मण नहीं बना, लेकिन उसके बाद सरकार भी तो आपकी नहीं बनी। आपने ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री उसका चेहरा बनाया, लेकिन उसके बाद ब्राह्मणों को आप भूल गए, इसलिए तो ब्राह्मणों ने आपको मौका नहीं दिया, क्योंकि आंकड़े तो ये बोलता है कि जिसके साथ ब्राह्मण उसकी सत्ता। विवेक जी, आपने अपने सवाल में ही मेरा जवाब भी छुपा हुआ है। आपने अपने सवाल में मेरा जवाब भी ले लिया। जब 89 के बाद हमारी सरकार, मैं तो यही कह रहा था ना कि 7 दिसंबर 1989 के बाद आज तक कोई भी ब्राह्मण उस कुर्सी पर नहीं बैठा जिस पर 6 ब्राह्मण 8 बार बैठे थे, 47 से 89 तक 7 दिसंबर। मैं तो वही बात आपने कहा, आपने तो खुद जवाब दे दिया। अरे तो मैं ये तो कह रहा हूं कि उसके बाद दोबारा मौका क्यों नहीं मिला आपको? सर्व समाज की बात होती है भाई, तो यह राजनीति है। राजनीति में अगर कहीं न कहीं हमसे, हमारे साथ से लोग, चाहे ब्राह्मण हटा, चाहे पिछड़ा हटा, चाहे दलित हटा, चाहे अल्पसंख्यक हटा, फिर आया 2009 में इसी उत्तर प्रदेश में फिर हम सबसे ज्यादा 22 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत के आए। आने वाले दिन में हम फिर जीत के सत्ता की ओर बढ़ेंगे। तो ये तो राजनीति में आता जाता है। कभी भारतीय जनता पार्टी 47 सीट पे हुआ करती थी, आई तो नहीं रहा है, सब कुछ जा ही रहा है कांग्रेस के हाथ से। आ क्या रहा है कांग्रेस के हाथ में? होते हैं पांडे जी, चूंकि देखिए पांडे जी, कारण यह है, आप अभी कह रहे थे, एक मिनट सुन लीजिए, क्योंकि उसका कारण समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। पांडे जी, अभी आप डिमांड कर रहे थे बीजेपी मुख्यमंत्री पद का चेहरा किसी ब्राह्मण को बताए, दिखाए। वहां पर अभी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के पद पर हैं, है ना, उप मुख्यमंत्री हैं। आप ये बताइए, कांग्रेस में अगर कांग्रेस की सरकार आती है, सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, कांग्रेस की सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री बनेगा कोई ब्राह्मण? सवाल सुन लिया। अरे इसके पहले तो हमने मुख्यमंत्री कैंडिडेट ही दिया था। इसके बाद जहां तक उप मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। तो मनोज पांडे जी भी बैठे हुए, वो भी सभा की सरकार में रह चुके हैं। उनको आप चाहे कैबिनेट मंत्री कह लीजिए, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह लीजिए। दिनेश शर्मा को कौन सा वहां बैठा दिया? भारतीय जनता पार्टी भी बताए ना कि क्या कलराज मिश्र के सारे लड्डू आजमगढ़ के खरीद के बट गए थे। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं। इसके बाद शाम को राजनाथ सिंह डिक्लेयर हो गए भारतीय जनता पार्टी की। वह कौन सी मजबूरी थी? क्या ब्राह्मण विरोध ही भारतीय जासूस पार्टी का एजेंडा है? अब आपने नया शब्द एलिवेट कर दिया। आलोक अवस्थी जवाब दीजिए, उसके बाद समाप्त करना कार्यक्रम। पूरे देश में जो ब्राह्मण पूरे देश में, मैंने पहले भी कहा कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन मैं पूछ लेता हूं, इनके अध्यक्ष रह चुके हैं श्रीमान राहुल गांधी जी, और उनको वो अपना खुद बताते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं। उनके बाबा की कब्र जो है इलाहाबाद में प्रयागराज के अंदर है, प्रयागराज में उनकी बाबा की कब्र है, और वो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं, मैं जनेऊ पहनता हूं कपड़े के ऊपर। तो कृष्णकांत पांडे जी सुनेंगे अब आप? यही सब जवाब दे दीजिए कि श्रीमान राहुल गांधी जी ब्राह्मण है या उनके जो बाबा वहां पे फिरोज जी की जो कब्र है प्रयागराज के अंदर, वो क्या कहती है? इसका जरा बता दें कि कहां से ले आए ब्राह्मण और कहां से ले आए आप जनेऊ नहीं आए उनके ऊपर, तो इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, लेकिन आलोक अवस्थी जी, एक सवाल का जवाब और उसके बाद फिर मुझे खत्म करना होगा कार्यक्रम। हमारे देश के जो गद्दार, अरे पांडे जी सुन तो लीजिए, आप लगातार बोलोगे तो अपनी ही बात सुनाई देती है, दूसरों की नहीं सुनाई देती है। इस बात रखिए। के विक्रम राव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ के विक्रम राव जी। लेकिन अवस्थी जी, ये नाराजगी अगर ब्राह्मणों की है तो बीजेपी इस नाराजगी को दूर कैसे करेगी? ब्राह्मण कभी देशद्रोही नहीं होता। ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी है और ब्राह्मण क्षमाशील है। ब्राह्मणों ने हमेशा जो है
उस पार्टी का साथ दिया है जो न्यायप्रिय रही है और गरीबों को साथ लेकर चली है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपराधियों की पार्टियां रही है और अपराधियों को प्रश्रय भी लाए समाजवादी पार्टी में। इनके समाजवादी पार्टी के लीडर कौन थे? अतीक अहमद थे, मुख्तार अंसारी थे, विजय मिश्रा थे, विकास दुबे थे। ये इनके रोल मॉडल थे। इनके तो साफ साफ बात है कि ब्राह्मण कभी अपराधियों को पसंद करता नहीं है और ब्राह्मण हमेशा उस पार्टी को वोट करता रहता है जो अपराधियों के खिलाफ रहती है और अपराधियों और जो जनता के हित में काम करती है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बंटवारा हो पाएगा। एक मुश्त वोट सारा जो है भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है और आप पिछले 2 लोकसभा चुनावों में देख चुके हैं। ठीक है, के विक्रम राव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। एक वाक्य कहना चाहूंगा जी। आपके प्रस्तुतिकरण को सुनने के बाद विवेक भाई और विद्वान सवर्णों को ध्यान से सुनने के बाद एक राय मेरी बनती है और बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम इन राजनीतिक पार्टियों को उत्तर प्रदेश में ये एहसास हो गया, ये प्रतीति हो गई है कि ब्राह्मण यूपी का और भारत का अब सुदामा नहीं रहा, परशुराम हो गया है। बड़ी बात है, लेकिन परशुराम ने तो बड़ा तप किया था और परशुराम की पहचान बिल्कुल अलग थी, सुदामा की अलग थी। ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन परशुराम बनकर ब्राह्मण अगर दिख रहा है तो अब उसके आगे का भविष्य किस तरह से होगा, ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण बात होगी। के विक्रम राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव नज़दीक हैं और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि चुनाव में सब गोटियाँ सेट हो, यानी कि रणनीति बने, चुनाव कैसे जीता जाए, इसको लेकर सारी तैयारियाँ हो रही हैं। ब्राह्मण सम्मेलन बुलाए जा रहे हैं, अभी आगे आप देखिए कुछ और जातियों के सम्मेलन भी होंगे। तो विकास की राजनीति और पीछे से जातिगत राजनीति, ये दोनों ही चलेंगी पैरेलल। चुनाव आपको करना है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। छोटा सा ब्रेक है, यूपी मांगे उत्तर में इतना ही।